मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक से पाठ 6 आश्रम के अतिथि व संस्मरण के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा व अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, प्रश्न 1 में 6 वाक्य दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में कुछ मोटे काले शब्द अंकित हैं। अब इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए। आप सब जानते ही हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी नाम वाली वस्तुएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं तथा संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व भाव तथा स्थिति का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखिए बेटा, जातिवाचक संज्ञा के कुछ विद्वान अन्य 2 भेद और मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? समुदायवाचक संज्ञा या उसे समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 भेद और होते हैं। अब देखिए, इन्हीं बिंदुओं को समझते हुए अब इस तालिका को हम पूरा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे गांधी जी, छगनलाल व कस्तूरबा। ये प्रश्न 1 में से देखते हुए लिखेंगे मोटे काले शब्दों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया है गांधी जी, छगनलाल, कस्तूरबा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए मेज़, कुर्सी, ईश्वर, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द। आगे है भाववाचक संज्ञा, सेवा, खुशी, सख्ती। तो ये रहेंगे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इन्हीं बिंदुओं को समझते हुए अब इस तालिका को पूरा कीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है रमेश चौकीदार है। इसमें जो मोटा काला शब्द है वह क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम चौकीदार का नाम दे देते हैं, मान लीजिए रामू काका, तो रामू काका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और चौकीदार पूरी जाति का बोध करा रहा है। चौकीदार का कोई भी नाम हो सकता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगा। और इसी चौकीदार शब्द को, जातिवाचक संज्ञा शब्द को अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो उसका भाव क्या रहेगा? चौकीदारी। उसी प्रकार सोहन वीर है। वीर सोहन की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द है ये। और इसी के वीर से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो बनेगा वीरता। आगे हरि बहुत हंसता है। हंसता है, हंसता क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो बनेगा हंसाई। तो आपने ऊपर देखा कि किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा, विशेषण व क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। हमेशा याद रखिए बेटा कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब देखिए बेटा, सामान्यतः व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्ययों या शब्दांशों को जोड़कर भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए प्रश्न नंबर 3 शब्द दिए हैं। जो शब्द यहाँ पर दिए हैं वे सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। गुरु, मान लीजिए आपके गुरु हैं, विद्यालय में अनेक गुरु हैं आपके, उनमें से जब भी किसी का नाम दे दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, अन्यथा वह गुरु शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो गुरु से भाववाचक संज्ञा ता प्रत्यय
का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे गुरुता। इसी प्रकार बूढ़ा, बूढ़ा से आपा या पा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे बुढ़ापा। बच्चा, इसमें पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो बन जाएगा बचपन। इसी प्रकार पंडित में य प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण बनेगा पांडित्य। कवि, कवित्व, त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठग में ई प्रत्यय लगने पर शब्द बना है ठगी। इसी प्रकार ये तो थे जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आगे आता है बेटा प्रश्न नंबर 4, दिए गए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब सर्वनाम के बारे में आप जानते ही हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब मम, ममत्व या ममता। स्व, स्व यानी कि स्वयं के लिए होता है स्वत्व। इसमें भी त्व प्रत्यय लगने से निर्माण हुआ है भाववाचक संज्ञा का, तो बन जाएगा स्वत्व। आगे है अपना। अपना में भी पन प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। निज, निज में ता प्रत्यय लगाने पर निजता। आप से आपा। सर्व, सर्वस्व। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नम्र, मोटा, भयानक, मीठा, लाल, हरा, ये सारे शब्द क्या हैं बेटा? विशेषण शब्द हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि वह, उसका स्वभाव बहुत ही नम्र है, वह स्वभाव से नम्र है। या कल मैंने एक मोटा हाथी देखा। मोटा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार ये सारे शब्द जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी विशेषण शब्द हैं। अब हम इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। नम्र से नम्रता, मोटा आपा लगाने से या पा लगाने से मोटापा, भयानक से भय बनेगा, मीठा मिठास, लाल से लालिमा, हरा से हरियाली। आगे प्रश्न नंबर 6, दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है तो उसे बेटा हम क्रिया कहते हैं। अब ये सारे शब्द गिरना, कमाना, थकना, चलना, चमकना, सजाना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। इनमें अब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। अब देखिए, गिरना में आवट प्रत्यय लगाने से गिरावट, कमाना कमाई, थकना थकावट, चलना चाल, चमकना चमक, सजाना सजावट। प्रश्न 7 देखिए, दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। अब अव्यय शब्द मैंने अभी पीछे भी आपको बताया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, वे आते हैं आपके अविकारी या अव्यय शब्द के अंतर्गत। अब देखिए, धिक, निकट, भीतर, नीचे, मना, शीघ्र, ये सारे क्या हैं? आपके अव्यय यानी कि अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए बेटा, इनका भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हुए ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। निकट से बन जाएगा निकटता, भीतर भीतरी, नीचे निचाई, और शीघ्र से शीघ्रता। इस प्रकार हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का अव्यय शब्दों से भी निर्माण करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर घेरा लगाइए। यानी भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है। अब शिशुता, शिशुता भाववाचक संज्ञा शब्द है तो किससे बनी है? शिशु से। शिशु जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो शिशु से इसका निर्माण होगा शिशुता। आगे है गौरव। गौरव गर्व से बना है।
बंधुत्व, बंधु से। दानवता, दानव। पशुत्व, पशु से। प्रश्न संख्या 9 पर आएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। क भाग में व्यक्ति, व्यक्तित्व और वैयक्तिक 3 शब्द यहाँ पर अंकित हैं। तीनों में से आपको सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है, यानी कि प्रत्यय का प्रयोग होने के पश्चात जो भी उचित वर्तनी है, उचित शब्द है, उस पर हम घेरा लगाएंगे। व्यक्ति में त्व प्रत्यय का प्रयोग होने पर व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तो यहाँ पर व्यक्तित्व को हम घेरा लगाएंगे। विद्वान से विद्वता बना है, तो विद्वता पर घेरा लगाएंगे। वैधव्य, विधवा से बना है वैधव्य, तो वैधव्य पर घेरा लगाएंगे। ऐश्वर्य, ईश्वर और ईश्वर से बना है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य पर हम घेरा लगाएंगे। आगे है अंतिम भाग में पुरुषत्व, पुरुष से त्व प्रत्यय लगने पर पुरुषत्व बना है, तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 10 पर आएंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में भाववाचक संज्ञा शब्द दिए हैं, उनके प्रयोग करने से कोष्ठक में दिए गए शब्दों की, जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें पहले भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, फिर हमें उचित शब्द का प्रयोग करते हुए अपने रिक्त स्थान को भरना है। पक्षी ऊंची व लंबी रिक्त स्थान है द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। उड़ना क्रिया शब्द है, तो इससे हम यहाँ पर उड़ान भाववाचक संज्ञा बनाएंगे और उसको हम यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे। ख भाग में देखिए, मीरा की कृष्ण के लिए रिक्त स्थान है दिन ब दिन बढ़ती गई। भक्त से, भक्त जातिवाचक शब्द है, तो उससे हम भक्ति भाववाचक संज्ञा बनाते हुए यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। ग भाग में जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रिक्त स्थान है भी आवश्यक है, रहना सहना, इससे हम रहन सहन बनाकर भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। घ भाग में नरेंद्र मोदी का रिक्त स्थान है किसे प्रभावित नहीं करता, व्यक्ति है, व्यक्ति से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे व्यक्तित्व। आगे है सुदामा की रिक्त स्थान है देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे, दीन से बन जाएगा दीनता। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। आगे है बेटा प्रश्न संख्या 11। अब 11 में क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है यहाँ पर दिया हुआ, इसको आप समझते हुए इसको पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और फिर ही इसके उत्तर आप यहाँ पर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 12 में आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द दिया है दिन, दिन का दिवस वासर, हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिख देंगे। आगे है उपहार, उपहार में तोहफा, भेंट, नजराना आदि होता है, तो यहाँ पर हमें 2 ही लिखने हैं, तो हम यहाँ पर 2 इसके पर्याय शब्द लिख देंगे। आगे है रात, रात से रजनी, निशा, यामिनी, रात्रि, जो भी आपको उचित लगे वो कोई भी 2 यहाँ पर पर्याय शब्द लिख देंगे। ज़मीन, धरती, भूमि, धरा, इनमें से आप समझते हुए कोई भी 2 यहाँ पर पर्याय शब्द इसके लिख देंगे। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब जो मोटे काले शब्द हैं, जैसे पहले वाक्य में प्रतीक्षा शब्द है, इसका समानार्थी शब्द रहेगा इंतज़ार, तो इंतज़ार का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को आप दोबारा लिखेंगे। मैं परीक्षण का इंतज़ार करने लगा। तनिक, तनिक का समानार्थी शब्द होता है ज़रा सा,
यानी कि वाक्य के आधार पर हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ज़रा सी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। आगे है ग भाग, इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है। प्रवेश यानी कि घुसते ही, इसमें घुसते ही यह घूमने लगता है। घ भाग, इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ध्वनि यानी कि आवाज़, तो इस आवाज़ से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। आगे है प्रश्न 14 पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए। धीरे धीरे से यहाँ पर हमने 3 वाक्य का निर्माण किया है। जैसे अगर मैं इसको पढ़कर बताती हूँ कि धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी। इसी प्रकार प्रयोग करते हुए हमें अचानक से भी 3 वाक्य बनाने हैं। अचानक धूं धूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। अचानक शोर होने लगा और अचानक बारिश होने लगी। आगे है, मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि सुबह हो गई है और मुझे ऐसा लगने लगा कि घर के बाहर कोई खड़ा है। आगे अंतिम भाग है, कल रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कल रात भर मैं पढ़ता रहा। कल रात भर मैं जागता रहा। इस प्रकार इस प्रश्न को भी पूरा करेंगे। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 15। इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। क भाग में देखिए, मुझे क्या करना है, प्रश्न किया है वाक्य में, तो पीछे अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, उनकी यहाँ पर कृति है, उनकी रचना है, उसको हम एकल उद्धरण चिन्ह में लेंगे। रामचरितमानस लिखी थी के बाद पूर्ण विराम। डॉक्टर ने पूछा के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उनकी बात है जो कि त्यों कही हुई, उसको हम बदल नहीं सकते, तो हम क्या आप ठीक हैं, इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लेंगे और प्रश्न सूचक के बाहर दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे, अंदर नहीं। आगे आहा, हैरानी हो रही है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। आहा, कितना मीठा आम है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे आहा। आम है के बाद वाक्य पूर्ण हुआ तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम करेंगे। आगे है बेटा हमारा रचनात्मक कार्य के अंतर्गत ही आता है, तो इसको हम देखेंगे। वैसे तो बेटा आजकल हर भुगतान ऑनलाइन हो रहा है, पर फिर भी कई बार हमें किन्हीं कारणवश बैंक जाकर भी पैसे जमा करवाने या कहीं भेजने की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो यदि हमें बैंक द्वारा दिया गया फॉर्म भरना नहीं आएगा तो हम यह सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बैंक का यह फॉर्म दिए गए बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और इस वीडियो के माध्यम से देखते हुए भरेंगे, ताकि हमें भविष्य में कभी भी असुविधा न हो। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अभ्यास कार्य जारी रखें। धन्यवाद। शुभ दिन।